हेलो एवरीवन, आप सबने कस्टोडियल डेथ या कस्टोडियल टॉर्चर के बारे में सुना होगा। पुलिस प्रशासन के द्वारा जो व्यक्ति को हिरासत में रखकर या न्यायिक हिरासत में जो व्यक्ति होते हैं उनको कस्टोडियल डेथ हो जाती है या उन्हें टॉर्चर किया जाता है। वो आज हमारे विभिन्न राज्यों की पुलिस पर सवाल उठाता है, साथ ही हमारे जो ह्यूमन राइट्स है उन पर सवाल उठाता है और हमारी न्यायपालिका पर भी एक बड़ा सवाल उठाता है कि इतने वर्षों बाद भी आजादी के हम यहाँ पे अपनी जो कानून प्रणाली है, अपनी पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है, हमारी न्यायपालिका है, उनमें क्यों नहीं सुधार कर पा रहे हैं। और ये आंकड़े दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी न्यायपालिका के द्वारा भी कई बार हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर सवाल उठाए गए, काफी कदम उठाए गए कि राज्यों का अधिकार है कि व्यक्ति की सुरक्षा करना। हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने भी यहाँ पे काफी सारे सवाल उठाए कि हमारे जो मानव अधिकारों की रक्षा करना वो राज्य का कर्तव्य है यहाँ पे, लेकिन वो जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और है। हम इस पूरी क्लास में पूरा कस्टोडियल डेथ और कस्टोडियल जो टॉर्चर है और उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो ये मुद्दा उभर कर सामने आया है आज हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उस पर हम थोड़ा सा समझते हैं ताकि आपकी क्लियरिटी हो। और ये आपके एग्जाम के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही, वैसे भी आप भी भारत के आम नागरिक हो, आपको भी ये चीजें समझनी चाहिए और आपको भी अपनी एक राय रखनी चाहिए। जो भी आपकी राय हो तो आप भी अपनी राय रखना। तो मुद्दा है ये तमिलनाडु के शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे ये है अजीत कुमार जिनकी डेथ हो गई है, कस्टोडियल डेथ, जो कि एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। और इनकी डेथ हुई है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस ने यहाँ पे अपनी पूरी जो जांच थी वो पीछे छोड़कर और इनके साथ जो हिरासत में थे अजीत कुमार, इनके साथ यातना की गई, इन पे दबाव डाला गया तो इनकी डेथ हो गई और इनके साथ मारपीट की गई। ये सबसे बड़ी बात है जो हमारे ह्यूमन राइट्स पर सवाल उठाती है। ये फिर से अजीत कुमार की डेथ हमारी न्यायिक प्रणाली पर, हमारे पुलिस प्रशासन की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल उठाती है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये है अजीत कुमार जो कि एक मंदिर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड थे प्राइवेट, और मंदिर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड थे। मंदिर के अंदर एक लेडीज आती है कार लेकर, उनके साथ उनकी बेटी भी होती है और वो एक बड़ी गाड़ी में आती है और वहां उतरकर उन्होंने अजीत कुमार को कहा कि वो मंदिर के प्रांगण तक उन्हें व्हीलचेयर पर छोड़ दे क्योंकि वो डिसेबल थी चलने में। तो अजीत कुमार ने उनकी हेल्प की और उसके बाद उन महिला ने अजीत कुमार को उस गाड़ी की चाबी दी कि वो गाड़ी पार्किंग में लगा दे। लेकिन अजीत कुमार को ड्राइविंग नहीं आती तो इन्होंने अपने वहां दोस्तों को कहा दिया, अपने दोस्तों को कहकर वो गाड़ी साइड में लगवा दी और वापस चाबी उस महिला को हाथ में दे दी। लेकिन जब वो महिला वापस आई तो उन्होंने एलिगेशन लगाया कि हमारी गाड़ी के अंदर कुछ सोना था और कुछ पैसे थे, कैश था, वो गायब हो चुका है, यानी चोरी हो चुका है। तो सीधा सीधा यहाँ पे पुलिस के द्वारा जब पुलिस को वहां पे बुलाया गया तो इनके ऊपर सीधा सवाल आया, क्योंकि गाड़ी की चाबी इनको दी गई थी। लेकिन सबसे पहले इनके दोस्तों को अरेस्ट किया गया, उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्हें छोड़ दिया, उनके पास कुछ नहीं मिला। उसके बाद पुलिस ने इन पर पूरा का पूरा जो ब्लेम था इनके ऊपर, अजीत कुमार के ऊपर कर दिया कि इन्होंने ही चोरी की है, बगैर किसी इनके घर वालों के एफआईआर के। यहाँ पे सीधा डायरेक्ट ही पुलिस ने इनके साथ कस्टडी के अंदर मारपीट की, इनसे जो चोरी का इल्जाम है वो अपने सिर पर लेने की बात की, तो इन्हें खूब पीटा गया और इनकी कस्टडी के अंदर डेथ हो गई। तो ये पूरा मुद्दा था जो कि काफी गंभीर मुद्दा है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी भारत के लिए। और हमारी पुलिस प्रशासन, हमारी न्यायपालिका, ह्यूमन राइट्स सब पर सवाल खड़े करती है। और ये एक आंकड़ा नहीं है, इससे पहले हजारों डेथ हुई है। मैं आपको आगे आंकड़े दिखाने वाला हूँ। लगभग 2017 से लेकर 2023 के बीच में हम बात करें तो 11,000 प्लस डेथ हुई है कस्टडी के अंदर। और इनमें से जो कार्रवाई हुई पुलिस वालों पर, उनमें से आधी भी पुलिस वालों को यहाँ पे सजा नहीं हुई है, क्योंकि अगर पुलिस वालों की कस्टडी में है, न्यायिक हिरासत में है, तो उसका सीधा ब्लेम, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसका सीधा ब्लेम हो जाएगा पुलिस प्रशासन पर, क्योंकि पुलिस की कस्टडी के अंदर है, उनके घेरे में है। तो उनकी जिम्मेवारी बनती है उसको सुरक्षा के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की, उसको जो भी सजा मिले वो अलग बात है। लेकिन पुलिस कस्टडी के अंदर पहले ही यानी न्याय की बातें करना, यहाँ पे हमारी न्याय प्रणाली को साइड में करना है, तो ये थी। और इनकी जब ऑटोप्सी रिपोर्ट की गई तो लगभग 44 यहाँ पे इंजरीज दिखाई गई है कि इनकी बॉडी पे 44 इंजरी थी जो पुलिस वालों की मारपीट के कारण, इनकी यातना के कारण हुई थी। तो ये भी इनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में आया था। तो ये था अजीत कुमार का मामला। और साथ ही वहीं एक वीडियो भी देखा गया जहाँ पे अजीत कुमार को यहाँ पे ये पुलिस वाले पीट रहे हैं डंडे से, 3-4 पुलिस वाले। तो ये भी वीडियो बार बार सामने आ रहा था और उसके बाद उनकी कस्टडी के अंदर डेथ हो जाती है। तो ये एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अजीत कुमार के ऊपर दबाव था कि वो जो चोरी का मामला था वो अपने सर ले ले और
उन पुलिस वालों पर भी दबाव रहता है कि वो जल्दी से जल्दी केस को सोल्व करें, लेकिन वो सही तरीके से ढंग से एफआईआर नहीं करते हैं। उनको हर व्यक्ति के राइट्स होते हैं, जो अगर किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लग रहा है तो उसके राइट्स होते हैं। ऐसे ही हम किसी के ऊपर ये नहीं कर सकते कि इसने चोरी की है या इसने कुछ गलत किया है, क्योंकि सबके ह्यूमन राइट है, हमारे फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे कानून के अंदर। तो ये पूरा मुद्दा था अजीत कुमार का, जो एक बड़ा और गंभीर मुद्दा है और इनके साथ बड़ा ही गलत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जो कस्टोडियल डेथ होती है वो वहां पे ये चीज देखने को मिलती है, एक गरीब व्यक्ति ही सामने आता है। क्योंकि अमीर व्यक्ति होता तो वो कहीं ना कहीं छूट जाते या उन पर, या एजुकेटेड होते हैं तो वो ऐसा करने नहीं देते, उनको राइट पता होता है। लेकिन जब पुलिस वाले अपनी बनाते हैं तो वो ऐसा करते हैं, हम देखते हैं। और ये आंकड़े भी बताते हैं, हमारे एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि आज तक कितनी डेथ हुई है। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसे हवा में नहीं है, लेकिन जो हमारे कानून है कस्टोडियल डेथ को लेकर, वो सब जमीनी स्तर पर लागू नहीं है। वो सब जमीनी स्तर पर लागू नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती है कि इतने सालों बाद भी हम यहाँ पे ये नहीं समझ पाए कि जो कस्टोडियल डेथ हो रही है उसको कैसे रोका जाए। और ये आंकड़े विभिन्न राज्यों की पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं हमारे। अब हिरासत में यातना या हिरासत में मृत्यु यानी कस्टोडियल टॉर्चर क्या होता है, कस्टोडियल डेथ क्या होती है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। कस्टोडियल टॉर्चर यानी किसी व्यक्ति को मारपीट करना, उसके ऊपर दबाव डालना कि वो अपने ऊपर ब्लेम ले, चाहे उसने कुछ गलत किया हो ना किया हो, लेकिन वही पुलिस को अपना रिकॉर्ड साफ रखना होता है, तो वो दबाव भी डालते हैं यहाँ पर। और साथ ही वो उन एफआईआर होने के बाद जो कॉपी होती है एक फैमिली मेंबर को या किसी दोस्त को, उनके सहयोगी को देनी होती है, उनको बताना होता है, और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, वो भी होता है यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं पुलिस कर्मी, और तभी ये कस्टोडियल टॉर्चर माना जाता है। और अगर मारपीट के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, तो उसे कस्टोडियल डेथ बोलते हैं। यानी पुलिस के अंडर में जो व्यक्ति था, जिसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया नहीं था या किया गया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कस्टोडियल डेथ होती है। यानी और ये कस्टोडियल डेथ है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भी हो सकती है या जुडिशियल कस्टडी के अंदर भी हो सकती है। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए इसमें भी। और साथ ही पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत आपको समझना चाहिए कि पुलिस कस्टडी क्या होती है, जुडिशियल कस्टडी क्या होती है। तो ये पूरी क्लास मैंने है पहले ही करवा रखी है, आप इस क्लास को देखना साथ में, तो आपकी क्लियरिटी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत, पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ जाए। पुलिस टॉर्चर और पुलिस के कस्टडी के अंदर डेथ होती है, वो भी आपको मुद्दा समझ में आ जाएगा, जो गंभीर मुद्दा है। अब हम आंकड़ों की बात करें कि जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा जो आंकड़े पेश किए गए 2022 के, तो देश भर में पुलिस हिरासत में लगभग 73 डेथ हुई थी पुलिस के अंडर के अंदर। यानी जो कस्टोडियल डेथ थी पुलिस की हिरासत में, वो 2022 के अंदर 73 मौतें हुई थी। और हम स्टेट वाइज कस्टोडियल डेथ की बात करें 2017 से लेकर, यहाँ पे 2017-18 से लेकर 2021-22 तक का डाटा है आपके सामने, ये एनसीआरबी का। तो जिसमें गुजरात है वो सबसे ज्यादा, जहाँ पे कस्टोडियल डेथ हुई है। यहाँ पे देखिए 2017 के अंदर 14, 2018 के अंदर 13 और 2024 के अंदर गुजरात में 24 डेथ हुई है कस्टडी के अंदर, पुलिस प्रशासन के कस्टडी के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है 3 नंबर पे, 4 नंबर पे तमिलनाडु है, और फिर है बिहार 5 नंबर पे। बिहार में लगभग 18 मौतें हुई है, और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 2021-22 के अंदर। तो ये आंकड़े चुकाने वाले हैं, और यहीं से सवाल खड़े होते हैं, यहीं से सवाल खड़े होते हैं। आप थोड़ा सा मेरे साथ बेसिक ये समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को, पुलिस का कार्य क्या होता है, हमारी रक्षा करना। पुलिस का कार्य है हमारी रक्षा करना, और कोई भी कानून का उल्लंघन कर रहा है तो उसको अपनी हिरासत में रखना और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। तो मजिस्ट्रेट उसे जो भी सजा देंगी, हमारी न्यायपालिका जो भी सजा देगी, वो होता है। पुलिस का काम सिर्फ वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना होता है कि जो आंकड़े हैं वो पेश करने होते हैं। लेकिन पुलिस ये नहीं कर सकती कि किसी के साथ मारपीट कर रही है, किसी के ऊपर जबरदस्ती दबाव डाल रही है कि हाँ आप इस जुर्म को कबूल करो, तो या उसके अगर मेडिकल इश्यू है तो उनको डॉक्टर के सामने पेश नहीं कर रही है या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है, और ये किसी एक पुलिसकर्मी की या किसी एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको मैं आंकड़े दिखा रहा हूँ साथ में कि गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो या तमिलनाडु, बिहार, जहां पर भी हमें देखने को मिलेगी ऐसी कस्टोडियल डेथ हर जगह मिल रही है। किसी एक पुलिसकर्मी या एक
किसी राज्य की बात नहीं हो रही, पूरे लगभग राज्यों में ऐसा चलता आ रहा है। ये राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा हो रही है, कुछ राज्यों में कम भी हो रही होगी, तो जो सामने नहीं आ रही, लेकिन कुछ डाटा सामने भी नहीं आते। सबसे बड़ी बात ये होती है कि कुछ हमें सामने भी नहीं आते। अब अजीत कुमार का मामला हमारे सामने आ गया, क्योंकि ये पूरी जनता के सामने आ गया और तूल पकड़ गया मामला। तो उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पे। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जो दबे के दबे रह जाते हैं हमारे कानून के नीचे फाइलों में, तो वो भी एक सबसे बड़ी बात है। अब ये देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए क्या सेफ गार्ड्स दिए गए, यानी हमारे जो राइट्स है, अगर हमें पुलिस अरेस्ट करती है तो हमारे क्या राइट्स होते हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर दिए गए। भाग 3 फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार के अंदर दिए गए। सबसे पहला आर्टिकल 14 जो कहता है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। जिसने कानून बनाया है वो भी कानून से ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे कानून सबके लिए समान है, आर्टिकल 14 ये कहता है। आर्टिकल 20(3) में दिया गया कि व्यक्तियों को आत्मदोषी ठहराने के लिए मजबूर होने से बचाता है। यानी आर्टिकल 20 क्लोज 3 में ये लिखा गया है कि व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो जो अपराध कर रहा है उसको स्वीकार करे, क्योंकि उसको पुलिस का कार्य क्या होता है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और वहां पे इन्वेस्टिगेशन करना, पूरे आंकड़े सामने मजिस्ट्रेट के पेश करना। वो कार्य होता है हमारी न्यायपालिका की, उसको दोषी ठहराया जाना है या नहीं, वो यहाँ पे पुलिस का कार्य नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 21 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि इसके अंदर काफी सारे आर्टिकल और भी दिए गए हैं कि डिफरेंट जो वाद आए हमारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, जिसमें कहा गया है कि हथकड़ी के खिलाफ भी यहाँ पे दिया गया है। एक व्यक्ति को एक सेल में रखने का अगर वो मना करे तो उसे नहीं रख सकते। तो काफी सारे राइट्स दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 22 के अंदर मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। आर्टिकल 22(1) क्लोज के अंदर गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यवसायी से परामर्श यानी वकील से बात करने का उसे पूरा राइट है। ये नहीं कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे राइट नहीं है, तो ये भी राइट दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सबसे बड़ी बात ये कि ह्यूमन राइट का वोलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट की डिग्निटी का वोलेशन हो रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने देखिए कि जो आर्टिकल दिए गए, ठीक है, हमने वो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाकर उनकी मांग कर सकते हैं अगर हमारे राइट का वोलेशन हो रहा है। हमारे कानून के अंदर दिए गए हैं, या कस्टोडियल डेथ के खिलाफ कुछ कानून दिए गए तो हम उनकी मांग कर सकते हैं, लेकिन सही स्तर पर देखें तो वो है कि जमीनी स्तर पर लागू नहीं है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ये चीजें कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि वो चीजें यहाँ पे जो ये मैं बता रहा हूँ आपको आर्टिकल्स, ये जमीनी स्तर पर भी लागू होने चाहिए। ये नहीं कि एक गरीब व्यक्ति जिसको आर्टिकल पता ही नहीं है तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर मांग कर सकता है, नहीं कर सकता। और दूसरा, पुलिस वालों का डर भी होता है, अगर किसी व्यक्ति को हिरासत के अंदर पीट दिया लेकिन उसकी डेथ नहीं हुई और सालों साल तक केस चलते रहते हैं, पेंडिंग में पड़े रहते हैं केस, क्या वो मांग कर सकते हैं अपने अधिकारों की? उतना पैसा भी नहीं होता, उतना समय नहीं होता है, तो जमीनी स्तर पर चीजें लागू नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, और यहीं से कमियां शुरू होती है जो कहीं ना कहीं हमारे लोकतांत्रिक भारत को पीछे करती है। और जो लीगल प्रोविजन क्या दिए गए हैं कस्टोडियल डेथ को लेकर, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, उसके अंदर धारा 120 है, उसमें अपराध स्वीकार करवाने के लिए चोट पहुंचाने पर दंड का प्रावधान किया गया है। भारतीय साक्ष्य एक्ट है 2023 का, जिसमें धारा 22 है, दबाव या प्रलोभन के तहत प्राप्त स्वीकृति को अमान्य करता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2035 गिरफ्तारी के दौरान उचित प्रक्रियाओं और दस्तावेजीकरण को अनिवार्य करता है। तो ये कुछ लीगल प्रोविजन भी दिए गए हमारे कानून के अंदर, जो कि भारतीय साक्ष्य एक्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। लेकिन फिर वही बातें कि जमीनी स्तर पर लागू नहीं होती है। क्या आपने कभी सुना है किसी अमीर व्यक्ति को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए और उसकी कस्टोडियल डेथ हो गई? नहीं। यहाँ पे कोई गरीब व्यक्ति होता है, जैसे हम अजीत कुमार का मामला देख रहे हैं, या इससे पहले भी बहुत सारे मामले आए थे जिसमें कोई ना कोई गरीब व्यक्ति होता है, उसके साथ पुलिस दबाव डालती है, मारपीट करती है और लीगल तरीके से नहीं चलती है पुलिस कर्मी। तो यहाँ पे ये सवाल खड़े होते हैं कि इनके लिए क्या वो राइट समान नहीं है यहाँ पे? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और एजुकेटेड होने के बाद भी कोई नहीं सुनता है व्यक्ति की, तो फिर और भी सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या हम सच में लोकतांत्रिक भारत में हैं? और यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश भी आए हैं हमारी सुप्रीम कोर्ट के, जैसे डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1997 में जो कस्टोडियल डेथ है उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे कि एफआईआर को लेकर, यानी एफआईआर को लेकर की, और एफआईआर को लेकर दिशा निर्देश दिए गए कि उनके फैमिली मेंबर को बताना है या किसी
जो उनका सहयोगी होता है उनको, दूसरा मेडिकल इश्यू हो तो उसको लेकर दिए गए हैं, और कस्टोडियल डेथ होती है तो उसमें जो मजिस्ट्रेट है या जिले के एसपी है उनको सबसे पहले बताना चाहिए बारे में, इसके बारे में। तो काफी सारे दिशा निर्देश थे जिनको आज हमारे पुलिसकर्मी फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश बनाम राज्य राम सागर यादव मामला 1985, उसमें भी हमारी जो काफी सारे दिशा निर्देश थे उनको भी हम अगर फॉलो करते हैं जमीनी स्तर पर तो वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कस्टोडियल डेथ में कमी लाएंगे। और नाबी नारायण केस 2018, लेकिन वही बातें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर जो राइट्स देखे हैं, एक ह्यूमन राइट्स होता है, एक व्यक्ति के अधिकार होते हैं, वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं है तो फिर उनका कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, चाहे फिर वो गरीब हो या अमीर हो। हम सबको पता है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अभी हमने देखा सबको जीवन स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन वो अगर जमीनी स्तर पर लागू नहीं है तो उनका कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लेकिन इनके अंदर कुछ कमियां भी है। जैसे स्टेट राइट ह्यूमन कमीशन है या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, इनको पूरे राइट्स नहीं दिए गए। इनके जो पूरे कानून है वो पूरी तरीके से पुलिस पर लागू नहीं होते हैं। तो इनके पास सिर्फ जांच का अधिकार होता है, ये उनको सजा नहीं दिला सकते हैं, ये सिर्फ जांच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक स्वतंत्र बॉडी है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो इनको पूरे राइट्स देने चाहिए ताकि जो ऐसे मामले आते हैं कस्टोडियल डेथ के या जुडिशियल कस्टडी के अंदर डेथ होती है तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर पूरी जांच कर सके। अगर कस्टोडियल डेथ होती है किसी चौकी के अंदर या थाने के अंदर या कहीं भी, तो फिर वो पुलिस वालों के अंदर जांच जाएगी तो वो तो अपनों की हेल्प करेंगे। अगर स्वतंत्र रूप से कोई बॉडी नहीं है तो ऐसे रोक नहीं सकते हम। और सही में आप भी बताना मुझे, क्या जमीनी स्तर पर हम ऐसे किताबों में लिखने से या हम एग्जाम में अपने आंसर में उतारने से हम एक लोकतांत्रिक भारत को, या हम जो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है या हमारे जो न्यायपालिका है उसको हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं? क्या लोकतांत्रिक भारत में ये सही है ऐसे कस्टोडियल डेथ हो रही है? तो क्या हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, आपको ये जरूर बताना है। और इसमें बदलाव की बात करें तो एक कस्टोडियल के लिए कस्टोडियल एंटी लॉ होना चाहिए। कस्टोडियल एंटी लॉ होना चाहिए जो विधि आयोग ने रिकमेंड किया था एक बार, कि एक ऐसा कानून होना चाहिए अगर कस्टोडियल डेथ होती है तो जो पुलिसकर्मी है उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई हो। ये ना कि वो केस सालों साल चलता रहे और उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो और आगे भी ऐसा काम हो, तो ऐसा ना हो। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारे पुलिसकर्मी है उनको नैतिक प्रशिक्षण सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी फिजिकल तो हम दे रहे हैं, ठीक है, फिजिकल दे रहे हैं, लेकिन नैतिक प्रशिक्षण सबसे जरूरी है। अगर नैतिकता नहीं है तो फिर वो ऐसा जांच नहीं कर पाएंगे, वो व्यक्ति के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर पाएंगे। और यही सबसे डर होता है पुलिस का हर व्यक्ति के अंदर, कि पुलिस को देखते ही हर कोई डरता है, क्योंकि वो हमारे रक्षा के लिए होते हैं। लेकिन डर हो गया पुलिसकर्मी का एक, कि वो ऐसा ऐसा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो उसका एक डर हमारे अंदर है, आम आदमी के अंदर है। और फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हम पूरे पुलिस प्रशासन पर या उन पर सवाल खड़े नहीं कर रहे या हमारी न्यायपालिका पर, लेकिन बात ये है अंतिम की अगर ऐसा चलता रहा तो पूरे राज्य की पुलिस है, पुलिस प्रशासन है, हमारी न्यायपालिका है, वो पूरे घेरे के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे बदलाव जरूरी है और जमीनी स्तर पर बदलाव जरूरी है। सबसे जरूरी चीज ये है कि जमीनी स्तर पर बदलाव जरूरी है। अगर हम ह्यूमन राइट्स और पर्सनल डिग्निटी की जो है रक्षा ही नहीं कर सकते तो फिर किस काम के है हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, हमारे कानून। अगर एक व्यक्ति को ऐसे ही पुलिस उठाती है, जो कि अगर हाँ उसने चोरी की, अजीत सिंह ने जो हमने केस देखा, अगर उन्होंने चोरी की है तो उनके ऊपर एक लीगल तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर पुलिस की जो कार्रवाई है वो अच्छे से लीगल तरीके से चलनी चाहिए। उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना चाहिए 24 घंटे के अंदर। तो ऐसे लीगल तरीके से करे, लेकिन इनके ऊपर जो भी इल्जाम लगते हैं वो हमारी न्यायपालिका का काम है, ना कि हमारे पुलिस प्रशासन का काम है। पुलिस प्रशासन का काम ये है कि व्यक्ति को हिरासत में रखना, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी, और उसको सुरक्षित हमारे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना उनका कार्य है। और यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करके हमारे न्यायपालिका के सामने पेश करना कि व्यक्ति ने जुर्म किया है तो उसको सजा हो। तो ये हो, ना कि पुलिस कस्टडी के अंदर पुलिसकर्मी उसे पीटे और उस पर दबाव डाले कि आपने ये जुर्म किया, आप कबूल करो। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस वाले मारेंगे या कोई भी मारता है तो वो हाँ तो अंतिम समय में तो भर ही लेगा, क्योंकि हमें उसे भरनी पड़ेगी। अगर कोई कुटाई पिटाई कर रहा है तो हमें तो भरेगा, नॉर्मल सी है। तो ये ही हमारे जो कस्टोडियल डेथ है इसका कारण है सबसे बड़ा, इसमें बदलाव होना चाहिए। और आप भी अपनी राय जरूर रखना।
मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मुद्दे, लेकिन हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम भी एक भारत के आम नागरिक हैं। हमें भी हमारे फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए, हमारे कानून पता होने चाहिए, ताकि हमारे साथ कुछ ऐसा हो ना हो। तो आप अपनी राय जरूर रखना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।